आइए, हम लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज पढ़ना शुरू किया था और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी कि किसी भी कंपनी को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी किस मार्केट में आकर के फंड रेज करेगी? प्राइमरी मार्केट में। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट इशू करके प्राइमरी मार्केट में फंड रेज करेगी, हर बार उन्हें उन इंस्ट्रूमेंट को क्या करना पड़ेगा? सेकेंडरी मार्केट में, जिसका एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज है, वहां क्या करना पड़ेगा? जहां उसे लिस्ट करना पड़ेगा, जहां उसकी क्या होगी? ट्रेडिंग होगी। ये चीज कोई भी कंपनी नहीं चाहती थी, लेकिन सेबी ने कहा कि आप अगर चाहते हैं पब्लिक के बीच में शेयर इशू करना, तो आपको अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना जरूरी है? लिस्ट करना जरूरी है। इसके बाद हमने देखा था कि स्टॉक एक्सचेंज जो हमारे हैं वो मेजरली 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक हमारा है डेजिग्नेटेड और डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज। तो यहां पे हमने बात की थी कि डेजिग्नेटेड और डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज उस स्टॉक एक्सचेंज को कहेंगे जिसका नेशन वाइड टर्मिनल होता है। और नेशन वाइड टर्मिनल का मतलब होता है कि अगर उस स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड है तो आप उसके शेयर्स को कहीं से भी देख सकते हैं और कहीं से भी उसे खरीद और बेच सकते हैं। कहा ठीक है। अगर रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है तो कहा इनका नेशन वाइड टर्मिनल नहीं होता है। यानी अगर इन स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज तो काम तो वही है, लिस्टिंग होगा शेयर्स का। इन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए आपको यहां खुद से पहुंचना पड़ेगा। ओवर द काउंटर एक्सचेंज के बारे में हमने कहा था कि ये एक लिमिट पे है जो हमने उनके पेड अप कैपिटल पे लगाई है, जो 30 लाख से लेकर के कहां तक है? 3 करोड़ तक। और इसी का मैंने बोला एक्सटेंडेड फॉर्म है MSE, यानी कि मीडियम एंड स्मॉल एक्सचेंज जिसको कह देते। फिर हम लोगों ने बात की थी कि स्टॉक एक्सचेंज के 3 मेजर काम, एक लिस्टिंग, दूसरा डिलिस्टिंग और तीसरा ट्रेडिंग। एक एक करके हमें तीनों को पढ़ना था, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्टॉक एक्सचेंज के हिस्ट्री को। और हमने देखा था कि कैसे स्टॉक एक्सचेंज पहले एसोसिएशन ऑफ पर्सन था, फिर कंपनीज एक्ट आया तो सेक्शन 25 कंपनी के तहत कंपनी में रजिस्टर्ड हुआ, नॉट प्रॉफिट कंपनी। उस समय स्टॉक एक्सचेंज आपका जो है वो म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज था। इसका मतलब कि कोई भी पर्सन इन 3 में से मल्टीपल जो है वो किसमें? मल्टीपल कैपेसिटी में वहां काम कर सकता था। लेकिन जैसे ही हमारा एक स्कैम हुआ, घोटाला हुआ, तो इन्होंने 3 चीजों को इंप्लीमेंट किया। पहला, डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी पर्सन या तो जो है वो मैनेजमेंट में होगा, या ब्रोकर होगा, या मेंबर होगा। एक से ज्यादा जो है वो पोजीशन में वो काम नहीं कर सकता। दूसरा हमने किया था इनकॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें हमने कहा था कि जिसको हमने कहा था कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग से उसमें किसमें कन्वर्ट किया? हमने प्रॉफिट, यानी नॉर्मल कंपनी में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। तीसरा चीज कहा कि प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग को हमने और भी जो है वो स्ट्रिक्ट करके इंपोज कर दिया। ऐसा नहीं है कि प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग हमने उसी दिन बनाया, ऑलरेडी था, लेकिन उसके प्रोविजंस उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे पेनल्टी वाला। हमने उस प्रोविजन को और क्या कर दिया? स्ट्रिक्ट कर दिया। और जिसके अकॉर्डिंग कहा कि कोई भी जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करेगा। और मैंने कहा भी था कि ये खत्म नहीं हुआ, इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है, लेकिन अभी हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं। कहा जिसके भी पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो इनसाइडर कहलाएगा, और अगर कोई इनसाइडर है तो वो जो है वो ट्रेड नहीं करेगा, और अगर ऐसा करेगा तो उसमें फाइन पेनल्टी बहुत सीवियर रख दिया। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एक एक करके एक एक एस्पेक्ट पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले हमने लिस्टिंग देखा कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कैसे होगी। हमने यहां पे ये भी डिस्कस किया था कि पहले शेयर इशू करें या पहले लिस्ट करें। तो हम लोगों को इसका सॉल्यूशन भी मिल गया था कि कुछ काम पहले और कुछ काम बाद में। और हमने इसके कंप्लीट प्रोसेस को देखा था। किसके प्रोसेस को? लिस्टिंग के प्रोसेस को। लिस्टिंग के प्रोसेस के बाद हम आए थे अपने दूसरे एस्पेक्ट में जो हमारा था डीलिस्टिंग। यहां पे हमने कहा था कि 2 एस्पेक्ट है, एक है वॉलंटरी और एक है कंपलसरी। वॉलंटरी का मतलब है कंपनी ने खुद से डिसाइड किया, और ये जो डिसीजन लिया है, इस डिसीजन से कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को भी फायदा होना है, क्योंकि जब आप लिस्टेड रहते तो लिस्टिंग फी कंटिन्यूअसली जाता रहता है। अगर वो फीस बचता है, शेयर होल्डर सहमत है, तो ऐसे केस में आप डिलिस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन डिलिस्टिंग जब आप कर रहे हैं तो डिलिस्टिंग में वॉलंटरी अपनी मर्जी से, कंपलसरी जब आपने कुछ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, कुछ ऐसा गड़बड़ी किया है जिसके लिए पनिशमेंट क्या है? डिलिस्टिंग। तो हमने इस पोर्शन को अभी टच नहीं किया था, कंपलसरी वाले को। हमने किसको स्टार्ट किया था? वॉलंटरी। और जहां हमने 2 एस्पेक्ट देखे थे। पहला एस्पेक्ट, अगर आप अपने आप को डिलिस्ट कर रहे हैं तो ये मत देखिए कि आप कितने जगह से जो है वो डिलिस्ट हो रहे हैं, या
आप जो है वो पहले कितने जगह लिस्टेड थे, ये सब आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपका कंसर्न बस इतना होना चाहिए कि इस बार का जो डिलिस्टिंग कार्यक्रम हो रहा है, इस बार के डिलिस्टिंग कार्यक्रम के बाद क्या हम किसी भी एक डेजिग्नेटेड और डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज, जिसका एग्जांपल क्या है, एनएससी और बीएससी, तो इस बार का जो हमारा पहले बार जो हो गया था वो तो बात पुरानी हो गई। इस बार जब हम डिलिस्टिंग कर लेंगे तो इस डिलिस्टिंग के बाद से क्या हम एनएससी या बीएससी किसी एक में मौजूद रहेंगे? अगर जवाब है हां रहेंगे, तो ऐसे केस में एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की रिक्वायरमेंट, लोगों का लिक्विडिटी कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। सेबी ने कहा ये डिसीजन शेयर होल्डर्स की जगह कौन ले लेंगे, डायरेक्टर्स ले लेंगे, और सिर्फ शेयर होल्डर्स को बता दिया जाता है क्योंकि ये मेजर नहीं हुआ। लेकिन अगर मामला है कि हम डिलिस्ट होने के बाद ना एनएससी में दिखेंगे ना बिग रीजन टू वरी अबाउट, ये बड़ा बात है, तो कहा ऐसे केस में हम उनको मौका देंगे कि हम आपको नहीं रहना है अब कंपनी में, तो ये लीजिए पैसे, टाटा गुड बाय। आप ये भी कह सकते हैं कि उससे पहले बेच देगा, स्टॉक एक्सचेंज में तो है। तो मैंने आपको कहा था नेगेटिव सेंटीमेंट आ गया है। क्यों नेगेटिव सेंटीमेंट आ गया है? क्योंकि कंपनी अपने आप को क्या कर रही है, डिलिस्ट कर रही है, तो मार्केट में तो प्राइस अच्छे नहीं चल रहे होंगे। आप कहिएगा कि सर ये भी अगर जो है वो कम प्राइस दे करके लेंगे तो सेबी ने इनके लिए प्राइसिंग नॉर्म्स वगैरह सब दे दिया है कि आप लोगों को कम से कम इतने पैसे जरूर देंगे, और उसका कैलकुलेशन का बेसिस भी है। तो अब हमें एक एक करके इसके किस चीज को जानना है, प्रोसेस को जानना है। तो हम पहले जिस प्रोसेस पे हमला करेंगे वो होगा विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो प्रोसेस क्या होगा, छोटा होगा। और उसके बाद आएंगे किस पे, विथ एग्जिट अपॉर्चुनिटी। दोनों सिचुएशन समझ में आ गया। इस पे मैंने आपको जो सिचुएशन बेस्ड भी चीज बताया था जहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हमने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली थी। तो चलिए, यहां तक का सफर पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। अब बताइए यहां तक में कोई गिला शिकवा दुख दर्द पूछिए। हाँ पूछिए। तो अगला याद रखिए, कंपनी लिस्ट नहीं होती है, कंपनी के इंस्ट्रूमेंट लिस्ट होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। और चूंकि कंपनी के इंस्ट्रूमेंट लिस्ट होते हैं, दैट्स व्हाई द कंपनी इज नोन एज लिस्टेड एंटिटी। आपको मैंने कहा था 1 करोड़ शेयर आपने इशू किए, उसे लिस्ट करेंगे। अभी आप जो डिलिस्ट कर रहे हैं वो इन्हीं 1 करोड़ शेयर को कर रहे हैं। अगली बार आपको फिर इशू करना है तो बताएंगे ना हम कि अगर आप डिलिस्ट हुए तो उसके कितने दिन के बाद आप लिस्ट हो सकते हैं, उसका भी नॉर्म्स रहेगा। नहीं तो लोग मजाक बना लेंगे, आज डिलिस्ट करते हैं, कल को फिर क्या करेंगे, लिस्ट कर लेंगे, है उसका कंडीशन। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जीवन में फिर कभी जो है वो शेयर इशू नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ रीजनेबल टाइम देंगे, उसके बाद कर पाएंगे। आपका कुछ था, पूछिए। इनसाइडर मेथड नहीं बच्चे, वो बेसिकली हाँ अलग अलग कमिटी बनते हैं, उनका सुझाव था। और किन्हीं का कुछ था कंसर्न? कुछ और भी आप लोगों में से किसी ने पूछा था क्या? क्या स्टॉक एक्सचेंज बहुत? सोच लीजिए क्या है। देखिए, इनका क्वेश्चन आप लोग समझे क्या है? इनका क्वेश्चन है, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हम लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन दिए, और हमने लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन दिया, और पॉसिबल है कि हमने 4 जगहों पे 5 जगहों पे अप्लाई किया था। एनएससी में किया था हमने बीएससी में किया था, हमने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज और मगध स्टॉक एक्सचेंज। इसने सब ने हाँ कह दिया था। इसने क्या कह दिया, ना कह दिया। तो हमने कहा कि एक भी ने ना कह दिया तो इशू फेल, 4 का देना काम नहीं आएगा। एक ने ना बोल दिया तो रिश्ता खत्म, बोला था। इसीलिए, क्योंकि खुद सोचिए, सबने लड़के को हाँ कह दिया, बाद में पता चला किसी भी से, तो कोई रिस्क लेंगे नहीं। बिल्कुल इसी तरह से जो है वो कह रहे, लेकिन इसका ग्राउंड कैसे अलग अलग होता है वो सुनिए। ग्राउंड ऐसा है कि किसी के लिए स्टूडेंट का क्राइटेरिया अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास कर रहे हैं, मैम ने बोला चलो कोई बात नहीं, बच्चा जो है वो बीच में एक बार मोबाइल देख लिया, कोई बात नहीं है, चलेगा। जितेंद्र सर ने बोला कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, कोई शेयर का प्राइस वगैरह कुछ अलर्ट आया है तो आप भी देखिए, मुझे भी दिखा दीजिए। मैंने बोला कि गला दबा दूंगा। अगर गलती से फोन को क्या किया, बाहर निकाला। देखिए,
पढ़ाने का काम तीनों कर रहे हैं, तीनों कर रहे, अपने अपने सब्जेक्ट्स को सब लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने बोला कि वो स्टूडेंट क्या जिसे एक बार इंस्ट्रक्शन दिया गया और वो उसे फॉलो ना करे। तो यहां पे देखिए, आप वही स्टूडेंट, सीएस के ही स्टूडेंट, एक ही जगह पढ़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन तीनों टीचर का किसी को स्टूडेंट डिक्लेयर करने का तरीका अलग अलग। मैं बोलता हूं क्लास में कोई आपसे कुछ पूछे, पेन मार दो, नहीं बोलता हूं, ना उधर ना इधर, सीधे पेन मार दी मतलब कोई जवाब नहीं देना। मुझसे पूछिए, कोई कंफ्यूजन है क्लास के बीच में तो मुझसे पूछिए, मुझसे आंसर लीजिए। क्लास में एक दूसरे से मत पूछिए। हो सकता है कोई बोले कि कोई बात नहीं है, आपस में आप लोग डिस्कशन करके एक दूसरे को बता सकते हैं। मैंने आपको बोला है ये बताने का काम तब कीजिए, चौधरी तब बनिए जब जो है आपके पास जो है वो गब्बर ना रहे, तब आप क्या बनिए, चौधरी। जब तक जो है वो गब्बर जिंदा है या टाइगर जिंदा है तब तक जो है वो मुझसे पूछ लीजिए। मैं जब चला जाऊं तो आपस में भाईचारा कर सकते, बिल्कुल एक दूसरे से पूछिए। तो इसका मतलब अलग अलग थोड़े क्राइटेरिया हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्राइटेरिया बदल जाएंगे, कहीं कहीं थोड़े से पैरामीटर कम ज्यादा हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक वैसे ही सारे स्टॉक एक्सचेंज का कुछ पैरामीटर थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है उसके उस पैरामीटर पे वो खड़ा नहीं उतरा होगा। इसलिए उसने बोला कि मैं ऐसे कंपनी को अपने पास क्या नहीं करूंगा, अपने पास लिस्ट नहीं करूंगा। पॉसिबल, यही बेसिकली इसका है। मान लीजिए कि कोई कैंप लगना रहे, एक बात कहते हैं समर कैंप, अब उस समर कैंप को लीड कर रहे हो जितेंद्र सर, तो बोलेंगे आ जाओ सारे नालायकों बादशाहों सब आ जाओ, ऐसे आ जाओ वैसे आ जाओ, सब चलेगा। मैं किसी समर कैंप को लीड कर रहा हूं, बोलेंगे सर पक्का आप वहां भी पढ़ाओगे या ऐसे रूल करोगे, हमें नहीं आना। क्योंकि वहां पे मैं पहले ही रूल बता दूं कि भाई ऐसे आना है, ये लेकर के आना है, एक न एक कॉपी और पेन तो रखना ही है कि कहीं मान लीजिए कि पढ़ते पढ़ते मतलब खेलते खेलते या घूमते घूमते थक गए तो थोड़ा देर क्या कर लें, पढ़ भी लें। तो हो सकता है सबका थोड़ा सा पैटर्न क्या हो, अलग हो सकता है। यही है बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज का। क्लियर है? चलिए अब यहां से बढ़े आगे। तो यहां हम लोग अब कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी, कौन सा लिस्ट, हम लोग एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी का प्रोसेस देख रहे हैं। सबसे पहले मीटिंग हुई, किनकी मीटिंग, ठीक है बैठे, ये पंचायत बैठी और उन्होंने अप्रूव कर दिया डिलिस्टिंग बाय। अब यहां पे जब वो रिजोल्यूशन पास करेंगे तो मुझे बताइए किस किस स्टॉक एक्सचेंज के नाम से करेंगे। तो इस बार अगर हम बोले कि कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज के रिजोल्यूशन पास करेंगे तो इसका मतलब क्या है, जहां जहां लिस्ट कर रहे हैं या जहां जहां से डिलिस्ट हो रहे। तो याद रखिए हर जगह कंसर्न्ड का मतलब एक ही नहीं होता है। जब हम लिस्टिंग के लिए जा रहे थे तो वहां पे कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज को जब हम अप्लाई कर रहे थे तो वहां कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या था, जहां जहां हम अपने आप को क्या करना चाहते। लेकिन अब अगर हम कंसर्न्ड बोलेंगे तो इसका मतलब है जहां जहां हम अपने आप को क्या करना चाहते हैं, जहां जहां से डिलिस्ट करना चाहते। क्योंकि हम तो 5 जगह लिस्टेड है, हमें 2 जगह से जाना है। तो ठीक है, उन दोनों जगह के लिए रिजोल्यूशन क्या करेंगे, बट दिस रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड बाय डायरेक्टर और एनी शेयर होल्डर्स रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। कहा विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी है तो शेयर होल्डर्स की रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। लेकिन कंपनी को कहा गया कि रिजोल्यूशन तो नहीं चाहिए बट सेल व्हाट, पब्लिक नोटिस ऑफ प्रपोज डिलिस्टिंग। आप कंपनी लॉ में पढ़े होंगे या आगे आप पढ़ेंगे, पब्लिक नोटिस और पब्लिक अनाउंसमेंट में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। किसमें, पब्लिक नोटिस और पब्लिक अनाउंसमेंट। अब ये मुझे मत कहिएगा सर ये वर्ड पहली बार सुन रहे थे, अगर हो तो वहां तक जब पहुंचिएगा तो फिर और सुनिएगा। किसी के पास पब्लिक नोटिस और पब्लिक अनाउंसमेंट का डिफरेंस पता है? क्योंकि यहीं पे मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा, पब्लिक नोटिस भी बताऊंगा जो इस प्रोसेस में यूज कर रहे थे, और इसके अगले वाले में वर्ड पब्लिक नोटिस यूज नहीं करूंगा। क्या यूज करूंगा, पब्लिक अनाउंसमेंट। दोनों जो है वो शेयर होल्डर्स को बताने का ही तरीका है, लोगों के बीच में चीजों को बताने का ही तरीका है, लेकिन इतू सा का जो है वो माइन्यूट सा अंतर है। और ये हम लोग बचा के रखते हैं अपने, जहां पे ऐसे कंपनी सेक्रेटरी चाहिए जिसको पर मंथ 2 लाख या उससे ज्यादा का पैकेज देना हो। आप कहेंगे सर उस जगह पे ऐसा बकवास नहीं है, बहुत माइन्यूट चीज होता है। तो उन चीजों को देखते हैं अभी आप किस रेंज में पहुंचते हैं। फिलहाल पब्लिक नोटिस का मतलब जो है कि हम पब्लिक को पहली बार बताने जा रहे हैं। अभी तक पब्लिक को कुछ भी पता, क्योंकि डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन क्या कर दिया, पास कर दिया। कहा अब जो है वो पब्लिक को बताइए। कैसे बताइए, थ्रू व्हाट, पब्लिक नोटिस। और ये जो है वो पब्लिक नोटिस देंगे किस चीज का, डिलिस्टिंग का दे रहे हैं या प्रपोज डिलिस्टिंग।
क्योंकि डिलिस्टिंग हुआ नहीं है, डिलिस्टिंग के कार्यक्रम में ही हम लोग हैं। कहा दीजिए कहां कहां इसका एडवर्टीजमेंट दीजिएगा। कहा एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक हिंदी न्यूज़पेपर और एक रीजनल, वर्नाकुलर, लोकल, और तीनों सिनोनिम्स है, रीजनल, वर्नाकुलर और लोकल न्यूज़पेपर में। और वो कौन सा, आप जब कंपनी लॉ पढ़ते हैं तो हर जगह वहां पढ़ते होंगे वेयर आरओसी ऑफिस इज सिचुएटेड, कंसर्न्ड आरओसी, जहां पे कंपनी लिस्टेड है, जहां पे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। लेकिन यहां पे आरओसी नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, वेयर कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज इज लोकेटेड। यहां पे केस लॉ बनता है और मेरे जैसे लोग रहेंगे तो यहां केस लॉ दे सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं हर वो न्यूज़पेपर लोकल, वर्नाकुलर और आपका रीजनल न्यूज़पेपर में दीजिए जहां जहां से आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, डिलिस्ट कर रहे हैं। तो एक दीजिए इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक किस में दीजिए, ये दोनों इंग्लिश और हिंदी वाला न्यूज़पेपर ऐसा होना चाहिए जिसका क्या हो, नेशन वाइड। ये पहले वर्ड यूज नहीं किया गया था, नेशन वाइड सर्कुलेशन वर्ड पहले नहीं था। ये जो है वो कुछ दिन पहले इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है। कौन सा वर्ड, नेशन वाइड, कुछ दिन पहले का मतलब है अब काफी दिन हो गए, लेकिन शुरुआती समय में सिर्फ लिखा हुआ था वन इंग्लिश न्यूज़पेपर, वन हिंदी न्यूज़पेपर, और तीसरा चीज भी लिखा हुआ था, एक रीजनल, वर्नाकुलर और लोकल, वेयर द कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। और यहां कंसर्न का मतलब हर वो स्टॉक एक्सचेंज जहां से हम क्या हो रहे हैं, याद रखिएगा अभी मैं इस पे क्वेश्चन देने वाला हूं, आपसे कुछ पूछने वाला हूं, इसलिए वर्ड ध्यान से सुनिएगा। हर वो स्टॉक एक्सचेंज जहां से आप डिलिस्ट होने वाले वहां के लोकल या रीजनल या वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में देना है। इसके अलावा एक हिंदी और एक इंग्लिश, और ये हिंदी इंग्लिश वाला ऐसा न्यूज़पेपर होना चाहिए जिसका नेशन वाइज, जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, टेलीग्राफ, ये सारे के सारे इंग्लिश के वैसे न्यूज़पेपर हैं जिसका नेशन वाइड सर्कुलेशन है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, तो ये सब बेसिकली ऐसे हैं जिनका नेशन वाइड क्या है, सर्कुलेशन है। ठीक है, अब यहां पे जो मैंने बोला नेशन वाइड वाला चीज, ये बहुत बाद में डाला गया, ये इसीलिए किया गया। पहले ये इंग्लिश हिंदी करते थे तो क्या होता था, लोग जो है वो कहीं के भी न्यूज़पेपर में दे देते थे। अब उससे क्या होता था, ये बात पहुंच नहीं पाती थी उन लोगों तक जो इससे रिलेटेड लोग हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग दिल्ली में नहीं बल्कि हो सकता है बेंगलोर में रहते हो, और उन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था जिस कंपनी के शेयर्स उस स्टॉक एक्सचेंज में क्या थे, लिस्टेड थे, जहां से आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, डिलिस्ट कर। बताइए उस पर्सन का भी कंसर्न इन्वॉल्व हुआ या नहीं। अगर नहीं लिखा हुआ है कि उसका नेशन वाइड सर्कुलेशन है तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ उन न्यूज़पेपर में डाल दिया जो दिल्ली में है या एनसीआर में जो है पॉसिबल। तो इसमें बहुत अजीब तरह के न्यूज़पेपर में वो डाल देते थे। और कैसा न्यूज़पेपर, तो वो न्यूज़पेपर आप समझिए, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, ये बात बहुत पुरानी है, 2002 की है। उस साल मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, रिजल्ट अवेटेड था या आ गया था, अवेटेड था मेरा। कुछ उसी साल मेरा आईएम्स वगैरह में सिलेक्शन हुआ था, तो जिसमें से एक एफएमएस भी था जहां मैं इंटरव्यू के लिए आया था। उस समय मैं यहां रहता नहीं था, पटना में रह के पढ़ाई करता था, यहां सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए आया था। यहां जब इंटरव्यू देने के लिए आया था तो मैंने उसी समय तय किया था कि दुनिया के किसी कोने में सेटल होऊंगा दिल्ली छोड़ करके। इसीलिए कहते कभी कभी जो आप नहीं चाहते वही होता है, लेकिन मैंने कहा था कि कहीं भी सेटल होऊंगा दिल्ली को छोड़ करके। तो दिल्ली को छोड़ करके इसलिए क्योंकि जब सुबह ऐसे निकलते थे और ऐसे आकर के ऐसे करते थे ना, तो ये ब्लैक ब्लैक सा आता था। उस समय ना सीएनजी था और ना ही मेट्रो, तो कहीं था ही नहीं, सीएनजी का भी नहीं था। उस समय ब्लू लाइन की बसें चलती थी, ब्लू लाइन, व्हाइट लाइन और डीटीसी की वो बसें जो लगती थी कि बिल्कुल हाथी जैसा है। अभी तो इनके सोफिस्टिकेटेड गाड़ी वगैरह होते, और वो कहते थे कि शरीर पे चढ़ूंगा। ब्लू लाइन की गाड़ी होती, बोलते थे मुझे सड़क पे चढ़ना पसंद नहीं है, मैं किसी के जो है वो शरीर पे चलूंगा। और कोई ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन जो है वो 4-5 लोग मरते नहीं थे फुटपाथ पे और वो न्यूज में नहीं आता। तभी ना ब्लू लाइन की बसेस वगैरह सब बंद कर दी गई, और तब जो है वो इधर सीएनजी और बाकी चीज का दौर आया। मैं लौट रहा था जब इंटरव्यू दे करके, तो वैसे तो बस में कोई जगह नहीं होता था, आप बस अपने आप को छोड़ दीजिए, मेरे जैसे आदमी तो बस छोड़ दीजिए, खुद ब खुद आप चले जाएंगे। रेसिस्ट कीजिएगा तो चोट लग जाएगा। देखिए पिंकी हंस रहे हैं इस बात पे, कहते वो हंस रहे हैं जो खुद बहुत पहलवान हो गए। अच्छा, मुझे लगा कि मेरे पे हंस रहे, सर आप ऐसे थे। तो चलिए ऐसे करके अपने आप को छोड़ दीजिए, खुद ब खुद आप क्या हो जाएंगे, कैरी।
उतरना भी रहे तो बस एक लेवल तक जाइए और उसके बाद अपना सामान पकड़ लीजिए खुद। बस जब उतरने का बारी आए जहां रहे वहां पे ध्यान रखिए कि अब आपको पैर टिकाना है। ये मत सोचिए कि लोग लेकर के घर भी पहुंचा देंगे। तो गलती से जो है वो जगह मिल गया था, क्योंकि ऑड टाइम था, 4 बजे का समय था, इंटरव्यू खत्म हुआ था। तो एक बच्चा जो है वो न्यूज़पेपर बेच रहा है, शाम के समय वाला न्यूज़पेपर, ऐसे करके न्यूज बेच रहा है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, माधुरी दीक्षित ने रचाई शादी अमरीश पुरी से, माधुरी दीक्षित ने रचाई शादी अमरीश पुरी से, आज की ताजा खबर। मैं हैरान परेशान, इसलिए नहीं कि मैं इंतजार कर रहा था कि एफएमएस में क्वालिफाई करूंगा तो माधुरी दीक्षित को प्रपोज करूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये मुझे लगा कि अमरीश पुरी का तो समझ में आया, लेकिन माधुरी दीक्षित को किसने काटा कि वो शादी किससे कर रही है। और उसमें भी जो है वो बिल्कुल जो जोड़ा दिखाया हुआ है, अभी भी वो बिल्कुल आंखों के सामने मेरे वो सारे ड्रेस है। व्हाइट कलर का जो है वो शेरवानी अमरीश कपूर का, जिसमें जो है वो फूल पहने हुए यहां तक वाला, और जो एकदम टकलू होकर के, और ये माधुरी दीक्षित का लाल कलर का जो है वो जोड़ा, और वो भी माला पहने हुए, और वो जो है वो ऐसे से बेचा जा रहा है। रहा नहीं गया, 2 रुपए शायद उसने लिए थे। मैंने बोला दे एक न्यूज़पेपर, ऐसे ही दुखी था, दे जरा पूरा ही पढ़ ले। जब दुखी हुए तो पूरे तरह हो लेते हैं डिटेल के साथ, ताकि ये दुख खत्म ही हो जाए, फिर ना सोचते रहे। तो बंदा आया, दे करके गया। जब वो दिया, ऐसे करके बेच रहा था, माधुरी दीक्षित ने रचाई शादी अमरीश पुरी से, ऐसे करके जब बोला तो सही में लिखा हुआ था। जब दिया तो अपना हाथ हटाया, जहां हाथ हटाया वहां लिखा हुआ था फिल्म कोयला में। यहां तक की खबर बिल्कुल ठीक था कि माधुरी दीक्षित ने रचाई शादी अमरीश पुरी से, और जहां हाथ था वहां लिखा हुआ था फिल्म। जी तो चाहा उसे कोयले पे जला करके पूरा आग लगा दूं, लेकिन अब तब तक वो निकल चुका था और रेड लाइट था, फिर बस निकल गई। ऐसे ही पेपर में अगर ये एडवर्टीजमेंट दे दिया जाए तो कैसा रहेगा। तब जो है वो सेबी की, मेरे तरह सेबी के साथ भी कभी ऐसा हादसा हुआ होगा, उनके चेयरमैन के साथ, उनकी नजर गई और उन्होंने क्या बोला कि ना ऐसा ठीक नहीं है। तब उन्होंने ये वर्ड क्या इंट्रोड्यूस किया था, तो वो हिंदी वाला न्यूज़पेपर, लेकिन देख लिया ना उसका कैसा न्यूज, और वैसे ही एक न्यूज़पेपर में दे दे। तो आज उस दिन के बाद कभी मैंने उस तरह का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, क्योंकि समझ गया इसमें कैसे न्यूज होते हैं। तो ऐसे न्यूज़पेपर में अगर दे दे तो क्रेडिबिलिटी रहेगी, लोगों तक वो रीच में पहुंचेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला एक हिंदी और एक, और उसके बाद आप रीजनल वाले में एक दे सकते हैं। रीजनल इसीलिए कहा गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप देखिए आज भी इंडिया में, जो हिंदी और इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज अगर उनका बंगला है, उड़िया है, कन्नड़ है, तो उसमें बोल भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। कहा ऐसा है तो उनके लिए भी तो कंसर्न जरूरी है, इसलिए उन्होंने एक कंसर्न क्या रखा है, रीजनल का, लोकल का या वर्नाकुलर का, और एक तो रखा ही है किसमें, हिंदी, और एक इंग्लिश, जो कि किसका होगा, जिसका नेशन वाइज सर्कुलेशन होना चाहिए। क्लियर है यहां तक बात? क्योंकि अगर यहां तक क्लियर है तो यहां पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा भी आपसे। अब आपने पब्लिक नोटिस दे दिया। जब आप किसी को कुछ पहली बार बताते हैं और पहले कोई इंफॉर्मेशन आपके शेयर होल्डर्स को उससे पहले नहीं दिया गया है, देन व्हेन यू आर पब्लिशिंग एनीथिंग इन न्यूज़पेपर, देन दिस इज कॉल्ड पब्लिक नोटिस। तब ये क्या कहलाता है, पब्लिक नोटिस। बट इफ योर शेयर होल्डर इज ऑलरेडी अवेयर, क्योंकि शायद आपने उनको मीटिंग का एजेंडा भेजा होगा, उनका रिजोल्यूशन पास कराया होगा, तो वो पहले से जान रहे हैं। वैसे केस में जब आप बाकी पब्लिक के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं न्यूज़पेपर के जरिए, तो पब्लिक अनाउंसमेंट कहलाता है। अब आप देखिए ये है ना बहुत टिपिकल सा चीज, और ये टिपिकल सा चीज हम लोग का टारगेट रहता है कहां पे, इंटरव्यू में। तो इसीलिए आपको बड़े ध्यान से चीजों को पढ़ना रहेगा। फिलहाल हम पब्लिक नोटिस पे, अनाउंसमेंट पे पहुंचेंगे, दोबारा बात कर लेंगे। दे दिया पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर में। अब इसके बाद कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन टू कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज फॉर, कब दिया डिलिस्टिंग के लिए, पहले रिजोल्यूशन पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, उसी में ड्राफ्ट हुआ होगा आपका कि क्या नोटिस जाएगा, और उसके बाद ये हमने पब्लिश कर दिया, पब्लिक नोटिस दे दिया। जिन जिन लोगों का जो जो ग्रीवांसेस आना था सब आ गया, तब अप्लाई किया। जब अप्लाई किया तो कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज अब क्या करेंगे, सेल डिस्पोज द एप्लीकेशन कितने दिन के भीतर। बोला गया कि भैया हां बोलो या ना बोलो, बोलो, लटका करके मत रखो, काम तमाम करो, बोलो मंजूर है या नहीं है, ये नहीं कि पीछे पीछे घुमाते रहो।
किसने बोला? मैंने नहीं बोला। किसने बोला? स्टॉक एक्सचेंज ने बोला। स्टॉक एक्सचेंज को किसने बोला? सेबी ने, कि आपको हां बोलना है तो हां बोलिए, ना बोलना है तो लिस्ट करना है कीजिए, नहीं करना है तो ना कीजिए, अननेसेसरी लिंगर करके मत रखिए। ना करने की वजह क्या होगी? लोगों के पास पब्लिक नोटिस गया है। अगर किसी का जेन्युइन कंसर्न है और वो लगता है कि सही है, हो सकता है कोई क्रेडिटर हो और उनको लगे कि ऐसा हो जाएगा तो कंपनी जो है का क्रेडिबिलिटी अच्छा नहीं रह जाएगा, मेरे पैसे वगैरह नहीं आएंगे। कोई शेयर होल्डर का कंसर्न हो सकता है। अगर जेन्युइन कंसर्न रहा तो वो क्या करेंगे? परमिशन, जिस तरह से लिस्टिंग का परमिशन डिनाई होने पे आप अपील में जा सकते थे, ऐसे ही अगर यहां पे परमिशन डिनाई हो जाए तो आप अपील में जा सकते हैं। क्योंकि लिस्टिंग के लिए भी अगर आपने परमिशन लेना चाहा और नहीं मिला तो अपील कर सकते हैं। डिलिस्टिंग भी आपका राइट है, लॉ ने प्रोविजन दिया हुआ है, और अगर आपको नहीं मिल रहा है ये परमिशन तो आप क्या कर सकते हैं? लेकिन फिलहाल आपका ये प्रोसेस यहां पे खत्म हो गया, आप डिलिस्ट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन परमिशन ग्रांटेड फॉर डिलिस्टिंग, या तो ऑब्जेक्शन नहीं आया या आया लेकिन वो ऑब्जेक्शन सस्टेन नहीं किया, आपके फेवर में डिसाइड हुआ, तो आपको परमिशन मिल गया। किस चीज का परमिशन मिल गया? आपको डिलिस्टिंग का परमिशन मिल गया। अब जब आपको ये डिलिस्टिंग का परमिशन मिल गया तो कहा गया कि जो आपका इसके बाद पहला एनुअल रिपोर्ट होगा, किसके बाद? इस डिलिस्टिंग के शानदार कार्यक्रम के बाद जो पहला एनुअल रिपोर्ट होगा उसमें आप क्या करेंगे? ये बात डिस्क्लोज करेंगे। देखिए, तो शैल है या मे है? कौन सी बात डिस्क्लोज करेंगे? और बहुत डिटेल में आप बताते हैं कि क्यों आपने ऐसा किया है, इससे क्या कंपनी को क्या हुआ है, फायदा हुआ है, शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट हुआ है, ये सारी बात आप बताते हैं। क्लियर है? ये आपका प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस में एक जो है वो आपका इफ एंड बट है, और वो इफ एंड बट क्या है? वो इफ एंड बट यहां पे है जो उसमें और इसमें दोनों में काम आएगा, यानी कि दोनों तरह के जो है वो प्रोसेस में, विथ में भी और विदाउट में भी। आपको मैंने बता दिया कि किन किन जगहों पे आपको क्या करना है, कितने न्यूज़पेपर में नोटिस देना है। सुन लिया आपने? फिर सुना रहा हूं, एक इंग्लिश और एक हिंदी, जिसका क्या होना चाहिए। और इसके अलावा हर वो स्टॉक, हर वो रीजनल न्यूज़पेपर में जिस जगह, जिस स्टॉक एक्सचेंज से आप अपने आप को क्या करने वाले हैं, डिलिस्ट करने वाले हैं। सुन लिया? अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक कंपनी है, जो कंपनी जो है वो एनएससी, बीएससी, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, मगध स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज से अपने आप को डिलिस्ट कर रही है, ठीक है। इतने जगह लिस्टेड थी, जो डिलिस्ट कर रही है उसमें जो है वो ये सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज है, सिर्फ यहां पे बनी हुई है। अगर वो एनएससी में बनी हुई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो क्या एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा? नो। कितने भी जगह से जाएं, लेकिन एक न एक डेजिग्नेटेड डायनामिक में, जो कि एनएससी और बीएससी, उसमें तो बचे हुए हैं। अगर इसमें बने हुए हैं तो क्या इन्हें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना है? नहीं। तो इसका मतलब हमारा ये डायग्राम वर्क करेगा। मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, इन हाउ मेनी न्यूज़पेपर कंपनी नीड टू गिव पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक नोटिस इन हाउ मेनी न्यूज़पेपर्स? क्या बोला मैंने? हाउ मेनी न्यूज़पेपर्स। सोच लीजिए और सोच करके बताइए। 30 सेकेंड आपके पास। हाउ मेनी न्यूज़पेपर, एक भी न्यूज़पेपर कम ज्यादा रहा तो मैं मुक्का मार दूंगा, तो इसीलिए जो है वो सोच लीजिए। और आई इंसिस्ट कि आप अपने कॉपी का इस्तेमाल कर लीजिए, ताकि एक बार में बताइए कि कितना। अगर एक बार के बाद आधे में फिर बोले बीच में तो भी पड़ेंगे मुक्के। तो इसीलिए आप कॉपी लीजिए और मुझे बताइए टोटल, फिर वर्ड दे रहा हूं, टोटल कितने जो है वो न्यूज़पेपर में क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। तो पहले टोटल नंबर बताइएगा जो कि एक फिगर होगा, और उसके बाद उसका कोई एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। ठीक है, सोच लिया? सोच लिया? बताइए गुप्ता जी। बहुत जोर से मुक्का मारूंगा। आधा बात क्यों सुनते, उठा उठा के फेंकूंगा मैं नीचे, तब सुधरिएगा। सीएस बन रहे हैं, लॉ को नहीं समझेंगे,
सिंपल है, पहले मुझे एक नंबर चाहिए, कितने? ठीक है 6। हाँ, अब आप जो है वो रुकिए, जिनका जिनका कहना 6 है वो हाथ उठाइए। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। जिनका जिनका कहना 6 के अलावा कुछ है वो बताइए कितने? ठीक है, कितने? जिनका जिनका कहना 5 है वो हाथ उठाइए। ठीक है, नीचे कर लीजिए। 5 के अलावा कोई नंबर है तो बताइए। 4। जिनका जिनका कहना 4 है वो हाथ उठाइए। ठीक है, जरूरी नहीं कि अकेले हैं तो गलत ही होंगे, सही भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई डिजिट? पक्का कोई डिजिट नहीं? कितना? 2। जिनका जिनका कहना 2 है वो हाथ उठाइए। जिनका जिनका कहना 2, 4, 5, 6, आप लोग इतने बच्चे हैं, 4 ही आंसर कैसे आएगा? मजा नहीं आया। और जिनका जिनका कहना इसके अलावा है वो बस इतने पे ही है पैक। आप कितने में थे नासिर? 3। तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? 3 भी तो हुआ। नहीं, वो तो ले लेंगे, लेकिन हाँ ठीक बोले, पहले ही बोला था। दुश्मन सब आपके बहुत तैयार हैं, कह रहे बहुत हैं, थोड़ा मौका मिल। हाँ हाँ, चलिए, ये जो है वो 4 वाले कहां गए? आप थे कितने में? और कोई दल बदल करेंगे? भाजपा से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी या आम आदमी? हाँ, फाइनली जो लोग 5 में हैं हाथ उठाइए। 5 ना? क्वेश्चन अभी गुनाह कर रहा, मारो इसको। रूल भूल गए, मैं दूसरा टीचर हूं। जो बोला उसी अकॉर्डिंग। पहले 5 जिन्होंने बोला था 5 में हट, अब 5 के अलावा 6 पिक करूं। 6 में अब कितने बचे हैं? अभी भी 4 में कोई नहीं, 3 में 1, 2 में बाबूजी चेंज करना है या वहीं पे हैं? देखिए, इसको बोलते हैं ताकत, कि जो है वो है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब मुझे बताइए, सबसे पहले एक इंग्लिश और एक हिंदी। फाइन, तो एक हिंदी और एक जो है वो क्या हो गया? इंग्लिश। तो 1 1 2 हो गया। अब बारी किसकी आएगी? रीजनल। तो रीजनल के बारे में जब आएंगे तो पहले देखेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहां लोकेटेड है? वही मुंबई में। अभी भी नाम मुंबई स्टॉक एक्सचेंज नहीं किया उन्होंने, बीएससी ही रखा है। लोकेटेड कहां है? वहां का लोकल लैंग्वेज मराठी। तो चलिए, एक हमारा मराठी हो गया। ठीक है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज कहां लोकेटेड है? वहां का रीजनल लैंग्वेज बांग्ला। ठीक है, तो एक हमारा जो है वो बांग्ला न्यूज़पेपर हो गया। मगध स्टॉक एक्सचेंज कहां लोकेटेड है? पटना में। जहां का लोकल जो है वो आपका जो है वो मगही और भोजपुरी या मैथिली नहीं होगा। कौन सा है? जिसको स्टेटस मिला वो हिंदी ही है। तो जब हिंदी है तो हिंदी ऑलरेडी आपने चुना हुआ है, तो इसीलिए हिंदी के रीजनल में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो लैंग्वेज से मतलब है। ठीक है, आपका अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज कहां है? गुजरात में। वहां का जो है लोकल लैंग्वेज गुजराती। तो एक जो है हमारा क्या हो गया? गुजराती। तो कितने हो गए? तो 5 वाले बिल्कुल ठीक है। बाकी जिनका भी था तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए, एग्जाम में अभी तो मैं बोल करके पूछा हूं, जब मैं बोल करके पूछ रहा हूं तो बताइए थोड़ा सिचुएशन आसान है या नहीं? जस्ट इमेजिन कि ये चीज मैं आपको ऐसे करके नहीं, बल्कि यही अगर लिख के बस एक बार हट जाता तो थोड़ा और दिक्कत हो जाता, क्योंकि वो लंबा लैंग्वेज दे देंगे। एक कंपनी नाम दे देंगे, AB लिमिटेड वाज लिस्टेड इन दिस आफ्टर मेकिंग लॉट ऑफ डिस्कशन द डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड, पूरा लंबा लंबा फेंक देंगे, टू
क्या करना है उन्हें? टू डिलिस्ट फ्रॉम दिस एज बीइंग अ होनहार कंपनी सेक्रेटरी, advise the board of director of company about making the public notice in various newspaper। तो सबसे पहले इसमें प्रोविजन लिख देंगे कि एज पर सेबी डिलिस्टिंग रेगुलेशन आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस शैल बी गिवन इन 1 हिंदी न्यूज़पेपर, 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर हैविंग नेशन वाइज सर्कुलेशन एंड 1 रीजनल वर्नाकुलर एंड local newspaper where the concerned stock exchange is situated or located। या लिख दीजिए कि stock exchange from where the company is going to be delisted। कर दिया। और तब उसके बाद इसी तरह से लिखिएगा कि company is going to be delisted from BSE, 1 is Hindi, 1 is English, since this is going to be delisted from BSE, so the local language is Marathi। तो एक इसके लिए इस तरह से आपको देना होगा कि hence there are total 5 newspaper in which AB Limited is required to give the public notice। क्लियर है? ऐसे आंसर लिखना रहता है, ये नहीं कि कुछ पेट में है, कुछ यहां तक पहुंचा और यहां से बाहर निकला ही नहीं। सारी बात क्या करना है आपको? मेंशन करना है। क्लियर है? क्या सबका डन? अब देखिए, हमने 2 एस्पेक्ट यहां पे कहा था। एक हमारा क्या था? एक था विथ एग्जिट अपॉर्चुनिटी, एक विदाउट। अभी हम लोग जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सा है? ये हमारा है विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी। और हमने बात भी की थी कि विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी में क्या हमें कोई पैसा अपने जो है वो शेयर होल्डर्स को देना है? नो, हम उनको कोई पैसे नहीं दे रहे हैं। हमारे शेयर डिलिस्ट भी होंगे स्टॉक एक्सचेंज से और शेयर्स भी उन्हीं लोगों के पास रहेगा। लेकिन सोचिए जरा, जब हमने कहा कि ना एनएससी में रहेगा ना बीएसई में रहेगा, बाकी और कहीं रहे, उससे हमारा कंसर्न नहीं है, तो वैसे केस में हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे। और एग्जिट अपॉर्चुनिटी का यहां पे सेंस हुआ कि हम उनको कहेंगे कि ऐसा नहीं कि वो कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रह जाएंगे। अगर कंपनी के शेयर्स डिलिस्ट हो गए तो इससे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके वोटिंग राइट कम हो जाएंगे, वो एज इट इज रहेंगे। डिविडेंड का वो तो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, उसका कंपनी के लिस्टेड होने से कोई लेना देना नहीं है। बस एक ही चीज का अंतर है, वो ये है कि अगर कंपनी डिलिस्ट होती है तो उसे स्टॉक एक्सचेंज में नहीं दिखेगी, वहां पे आप कंपनी के शेयर को बेच नहीं सकते, वहां पे आपको प्राइस जो है वो पता नहीं चलेगा। कहा कि अगर वो ही एग्जिट वाला रहे तो कहा एग्जिट अपॉर्चुनिटी के केस में हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी के शेयर का क्या सही प्राइस इन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट तो वैसे ही बुरा हो रहा है। साथ ही साथ आपके ऊपर कंपल्सन दे दिया सेबी ने कि आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना है, यानी क्या करना है? इनको पैसे देने होंगे, इनको कंप्लायंस करना। ये बोलेंगे हाँ दूंगा, शेयर्स के 5 रुपए दूंगा। जो शेयर अभी कुछ दिन पहले तक, ये न्यूज आने से पहले तक हजारों रुपए में बिक रहे थे, ये तो बिल्कुल लॉ को डिफीट करना ही तो हुआ, क्योंकि सेबी ने बोला एग्जिट अपॉर्चुनिटी दो, यानी उनके शेयर्स लो और उनको पैसे दो। तो कहा अगर सेबी ये ना बोले कि कितने पैसे दो तो लोग तो ऐसे ही करेंगे ताकि उनको जो है वो पैसे देने ना पड़े। और साथ ही साथ जैसे जब आप लिस्टिंग देख रहे थे तो आपने देखा था ना कि लिस्टिंग के प्रोसेस के बाद ही उनको फाइनल लिस्टिंग मिला, जब वो सबके पैसे और जो अलॉटमेंट था वो कर देते हैं। जो सक्सेसफुल थे उनको अलॉटमेंट कर दिया, जो अनसक्सेसफुल है उनके पैसे वापस कर दिए, तभी का। ठीक ऐसे ही यहां पे लोगों के पैसे भी तो देने होंगे। क्यों पैसे देने होंगे? क्योंकि आप किस में जा रहे हैं? विथ एग्जिट अपॉर्चुनिटी में। तो कहा यहां पे आपने जो है जब एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं था तो एक ही बार आपने अप्लाई कर दिया ना स्टॉक एक्सचेंज में फॉर व्हाट? डिलिस्टिंग। लेकिन ऐसे जो है वो थोड़ा ना ये परमिशन 30 दिन के भीतर दे देगा। इस बार कहीं ना कहीं उनका कंसर्न ये रहेगा कि नहीं कि जिस रेट से आप जो है वो उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे हो वो रेट सही होना चाहिए, और दूसरा उस रेट से पैसे उनको दे दिए या भी लटकाए हुए हैं तभी तो हम आपको फाइनल परमिशन देंगे। इधर लोगों ने अपने शेयर भी दे दिए, वो डिलिस्ट भी हो गया, लोगों को पैसे भी नहीं आए और इनको स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन भी मिला। अब कहां कंपनी हाथ आने वाली है? तो यहां पे पूरा का पूरा प्रोसेस जो होगा वो इसका डबल ट्रिपल, जिसमें बहुत सारी बात। और एक और बात, जब कंपनी के शेयर होल्डर्स को आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी में मौका दीजिएगा तो कंपनी के शेयर तो ट्रांसफरेबल है, उसमें भी लिस्टेड कंपनी है ना, आज इसके पास कल उसके पास। तो क्या आप उसमें कोई एक डेट बताएंगे
उस डेट को जिसके पास शेयर रहेगा उसी को एग्जिट अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। जैसे आप कंपनी लॉ में भी पढ़े होंगे, आप जो है वो अकाउंट में भी पढ़े होंगे कि राइट इशू कंपनी करती है या डिविडेंड जारी करती है, तो वैसे केस में पहले देखा जाता है कि कौन कौन से लोगों का नाम एज ऑन डेट रजिस्टर ऑफ मेंबर में है। तो ये भी काम हमें देखना पड़ेगा, इसके लिए डेट भी अनाउंस करना पड़ेगा। और जब प्राइसिंग नॉर्म्स की बात रहेगी तो सेबी की बात भी सुननी पड़ेगी। प्राइसिंग ऐसा होना चाहिए कि ना लेटेस्ट के अकॉर्डिंग हो और ना बहुत पुराना हो। तो ऐसे केस में बड़े सारे तामझाम किए गए हैं और वो तामझाम जो है वो काफी बड़ा है। तो ऐसे तामझाम को हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल मेरी आज की सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।